बेनितो मुसोलिनी वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ये बंदा इटली का मेन बंदा था, मेन लीडर था, प्राइम मिनिस्टर था। और इसका इटली में जो राइज था, जिस तरह से इटली में फेमस हुआ था, 1922 में पावर में आया था और एकदम तेजी से ऊंचाइयों तक पहुंचा था और देश का प्राइम मिनिस्टर बन गया। इस बंदे ने इटली में फैसिज्म की स्थापना की थी। और इटली के बिल्कुल पड़ोस में एक दूसरा देश था, जर्मनी, और उसमें जो डिक्टेटर बन गया था अडोल्फ हिटलर, वो बंदा बहुत प्रभावित हुआ मुसोलिनी की स्टाइल से। और ऐसा भी कहते हैं कि वो हिटलर मुसोलिनी को अपना मेंटर मानता था, कि जिस तरह से इसने इटली में जो गवर्नमेंट चलाई है, फैसिस्ट गवर्नमेंट, उसी से इंस्पायर होकर मैं भी जर्मनी में एक नई तरह की गवर्नमेंट बनाऊंगा। इस पूरे द्वितीय विश्व युद्ध में बेनितो मुसोलिनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार था। बट जितना बड़ा ये आदमी था, जितना इंपॉर्टेंट आदमी था, जैसे जैसे वॉर आगे बढ़ा और ये दिखने लगा कि अब एक्सियल पावर्स लड़ाई हार जाएंगी, उतनी ही तेजी से इस बंदे की पॉपुलैरिटी, इस बंदे की जो लोगों पे जो पकड़ थी, वो कम होने लगी। जब 10 जुलाई 1943 को ऑपरेशन हस्की के अंतर्गत एलाइड फोर्सेस सिसिली में लैंड कर गई, तब एक तरह से बेनितो मुसोलिनी की किस्मत पे ताला लग गया। क्योंकि अब उनके जो इटली के जो राजा थे, विक्टर इमानुएल III, उनको लगा कि भाई ये मुसोलिनी हमको इटली को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। तो जैसे यहाँ पे लैंडिंग्स हुई एलाइड फोर्सेस की, तुरंत विक्टर इमानुएल ने जाके इनको बोला, एलाइड लीडरशिप को, कि हमको आपके साथ संधि करनी है, हमको अब जर्मनी के साथ लड़ाई नहीं करनी, मतलब जर्मनी के साथ नहीं रहना हमको। जब एलाइड फोर्सेस लैंड कर गई सिसिली में, तो उसके तुरंत बाद मुसोलिनी को अरेस्ट कर लिया गया और उसको डाल दिया गया एक जेल में। बट उसको कहां डाला था, कौन सी जेल में डाला था, ये किसी को पता नहीं था। सिर्फ उनको पता था जो इसमें मेन बंदे इन्वॉल्व थे। ना हिटलर को पता था और ना एलाइड फोर्सेस। अब जब हिटलर को पता चला कि उसका इतना बड़ा दोस्त, उसका साथी और उसका मेंटर जो है फैसिस्ट इटली का प्राइम मिनिस्टर, उसको उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। और अगर ये बंदा हटा इक्वेशन से, अगर मुसोलिनी को अगर पावर में नहीं रहा, तो इटली वाले लोग जो हैं वो जाके मिल जाएंगे एलाइड साइड से, और पूरा जर्मनी का जो सदर्न फ्लैंक है, जो नीचे इटली है, वो खत्म हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। इसलिए हिटलर ने कहा कि कुछ भी करके अब मुझे ये ढूंढना है कि मुसोलिनी कहां पे है और उसको वहां से निकाल के लाना है। तो फिर जर्मन फोर्सेस ने एक बहुत ही डेयरिंग मिशन प्लान किया मुसोलिनी को ढूंढने का और उसके बाद वहां से जेल से निकालने का। और उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। कहानी शुरू होती है 24 जुलाई 1943 से। इटली के राजा विक्टर इमानुएल III ने एक मीटिंग के लिए बुलाया मुसोलिनी को, और मुसोलिनी को लगा कि नॉर्मल बातचीत के लिए बुलाया होगा। बट उस मीटिंग में इमानुएल ने कहा मुसोलिनी से कि भाई, तुम्हारे नेतृत्व में हमारा देश एकदम बर्बाद हो चुका है, हम ऑब्वियसली अब लड़ाई हार जाएंगे। और जो इटली में लैंडिंग्स हो चुकी हैं एलाइड फोर्सेस की, वो तो पूरी तरह से इटली के इंफ्रास्ट्रक्चर को, यहाँ का जितना भी इकोनॉमी, इसको पूरी तरह तबाह कर देंगे। इसलिए अब तुम हटो पावर से, और अब हम लोग जाके एलाइड साइड के साथ संधि कर लेंगे। ये बोलने के बाद उन्होंने मुसोलिनी को अरेस्ट करवा दिया। उसको अरेस्ट करके कहां पे लेके गए, अब इसके बारे में सिर्फ जो नए प्राइम मिनिस्टर थे पिएट्रो बाडोलियो और जो किंग थे उनको पता था, और कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को पता था। बाकी किसी को मालूम नहीं था, एलाइड साइड को मालूम नहीं था कि कहां पे रखा है, और ना ही जर्मनी के हिटलर को मालूम था। अब जब हिटलर के बंदों ने उसको बताया कि मुसोलिनी को तो अरेस्ट कर लिया है, तो हिटलर को बहुत गुस्सा आया। क्योंकि हिटलर जस्ट कुछ ही दिनों पहले मुसोलिनी से मिला था, और इसके अलावा मुसोलिनी को वो अपना मेंटर मानता था। तो उसको लगा कि यार इसको अरेस्ट कर लिया यार, ये तो गड़बड़ हो गई। और उसके अलावा एक पॉलिटिकल, एक स्ट्रेटेजिक रीजन भी था, क्योंकि मुसोलिनी ही वो आदमी था जिसने एक्सियल फोर्सेस में इटली को जोड़ के रखा था, और इटली की सारी फोर्सेस को वो ऑर्डर दे रहा था उसके हिसाब से जो हिटलर के जनरल्स प्लान बना रहे थे। इसीलिए ये जर्मनी के लिए, हिटलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मुसोलिनी अभी वॉर में रहे, वो इक्वेशन में रहे, क्योंकि अगर ये हटा तो इटली तो गया काम से, और फिर जर्मनी के ऊपर खतरा आ जाएगा। तो इसीलिए फिर हिटलर ने अपने सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स को बुलाया और 26 जुलाई को उनको बोला कि कहां पे है मुसोलिनी, ये पता लगाओ और उसको वहां से निकालने का एक प्लान बनाओ। तो ये जो पूरा प्लान बनने वाला था, इस प्लान का नाम दिया गया ऑपरेशन ईश, या फिर ऑपरेशन ओक इंग्लिश में। और इसके कमांडर इन चीफ थे एक एयरबोर्न ऑफिसर जनरल कर्ट स्टूडेंट। और इस पूरे प्लान को ग्राउंड पे जो एग्जीक्यूट करने वाले थे, उनका नाम था मेजर हैरल्ड मोर्स। जब ये सारे मिलिट्री के जो सीनियर लीडरशिप है उनके बारे में जब उनकी में बात होने लगी कि ये मुसोलिनी को वहां से निकालने का प्लान बनाया जा रहा है, तो फिर हाइनरिक हिमलर, जो कि एसएस के चीफ थे, वो आ गए सामने। उनको ये था कि ये इंपॉर्टेंट एक मिशन है, वो इटली के प्राइम मिनिस्टर को रेस्क्यू करने की बात हो रही है, तो इसमें मुझे भी इन्वॉल्व होना है। तो उसने कहा कि कुछ एसएस के बंदे भी इस ऑपरेशन में जाएं। उसने हिटलर को बोला कि जाएंगे और हम लोग प्रोपेगेंडा करेंगे इस पे, इस बात को बहुत दुनिया को बताएंगे, तो इसमें एसएस के बंदों को भी शामिल होने दो।
हिटलर हिमलर को बहुत पसंद करता था, उसके बहुत करीब था वो, तो हिटलर ने कहा कि ठीक है चलो, तो एसएस के बंदे भी इस ऑपरेशन में शामिल हो गए। तो जो मेन एसएस का बंदा था जो इस पूरी पार्टी में शामिल हो गया था, उसका नाम था ऑटो स्कोर्जेनी। स्कोर्जेनी ने वॉर खत्म होने के बाद अपने मेमोइर्स लिखे थे, मतलब अपनी किताब लिखी, और उसमें उसने बताया कि कैसे इस पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग के स्टार्टिंग में जब वो हिटलर से मिलने के लिए गया था, तो हिटलर ने कितने खुल के, कितना पैशनेटली बताया कि मुसोलिनी कितना इंपॉर्टेंट आदमी है, उसका बहुत सा दोस्त है और मुसोलिनी को किसी भी तरह हमको बचाना होगा। और स्कोर्जेनी को उसने खासकर कहा कि कुछ भी हो जाए मैं तुझे पर्सनली रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा हूं कि तुझे इसको निकाल के लेके आना है यहाँ। तो ये अब कंफर्म हो गया कि मुसोलिनी का एक रेस्क्यू अटेम्प्ट किया जाएगा। परंतु सबसे बड़ी बात ये पता लगाना था कि मुसोलिनी एक्चुअली है कहां पे। ये पता था कि वो अरेस्ट हो गया है और कहीं उसको छुपा दिया है, बट अब ये पूरा चल पड़ा कि इसको ढूंढ के निकालो कि इसको कहां रखा गया है, क्योंकि इटालियंस भी जानते थे कि मुसोलिनी भाई उनका प्राइम मिनिस्टर था और इतना इंपॉर्टेंट आदमी, आप प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर लो तो ऐसा नहीं कि आप नहीं नॉर्मल किसी जेल में इसको रख लोगे, ऐसा नहीं है ना। आपको उनको बहुत सिक्योर जगह पर रखना पड़ेगा और एकदम कॉन्फिडेंशियल, किसी को भी पता ना हो। तो इटालियंस ने पहले उसको एक जेल में रखा, फिर दूसरी जेल में रखा, उसको कॉन्स्टेंटली वो लोग मूव कर रहे थे। और किसी भी इंपॉर्टेंट प्रिजनर के केस में ऐसा ही होता है। कभी भी आप देखोगे कि आज भी आप न्यूज में देखते हो कि अगर कोई बहुत बड़ा कोई इंपॉर्टेंट आदमी है, उसको अगर जेल में डाला गया है, और स्पेशली अगर वो पॉलिटिकल प्रिजनर है, तो उसको कॉन्स्टेंटली यहां से वहां मूव करते रहेंगे, क्योंकि उनको खतरा रहता है कि इसको कोई बचा ना ले, इसको कोई मार ना दे। इसी वजह से मुसोलिनी का पता लगाना और भी मुश्किल हो रहा था। तो 26 जुलाई को हिटलर ने ये ऑपरेशन प्लान करने के लिए कहा था, तो जुलाई तो पूरा निकल ही चुका था। उसके बाद अगस्त पूरा निकल गया और इनको पता नहीं चला कि कहां पे रखा है मुसोलिनी को। बट 1 सितंबर को इनको ये न्यूज मिली कि ग्रैंड सैसो के रीजन में, इटली में एक होटल है, उस होटल का नाम है कैंपो इम्पेराटोरो। और वो होटल, उसकी खास बात यह है कि वो एकदम पहाड़ के एकदम चोटी पे है। उस होटल में इस बंदे को छुपा के रखा है। अब जब जर्मन्स को ये इंफॉर्मेशन मिल गई तो उन्होंने अब ये सोचना शुरू किया कि इसको यहां से रेस्क्यू कैसे किया जाए। तो उन्होंने उसके ऊपर से रिकॉन फ्लाइट्स करना शुरू किया, मतलब ऊपर प्लेन जाते थे और यहाँ की फोटोज लेते थे इस एरिया की। उन फोटोज को देखने से पता चला कि ये एकदम माउंटेन टॉप पे है और उसके आसपास, मतलब ऑब्वियसली क्योंकि माउंटेन टॉप पे तो इतना आसान नहीं होगा वहां पे पहुंचना, तो उसके पास में थोड़ा सा हट के देखा कि एक क्लियरिंग है, एक ग्राउंड है जो फ्लैट है। वहां पे हम लोग अपने ग्लाइडर से लैंड करेंगे और एक फोर्स जाएगी ऊपर की तरफ जो कि यहां से इस बंदे को रेस्क्यू करके वहां से निकाल लेगी। एक और दूसरी ग्राउंड फोर्स होगी जो नीचे जाएगी और उसका काम यह होगा कि ये जो होटल था एकदम, जैसा मैंने कहा, पहाड़ की चोटी पे था, तो उससे नीचे दुनिया से कनेक्ट करने के लिए एक केबल कार का स्टेशन था, जहां पे अगर लोगों को होटल पे जाना है तो उस केबल कार के स्टेशन पे आते थे, उस केबल कार में बैठते थे और वो जाते थे होटल के पास। तो यही इस होटल का जो कनेक्शन था दुनिया के साथ, वो यही केबल कार स्टेशन था। तो दूसरी जर्मन यूनिट आएगी इसी ऑपरेशन के अंतर्गत और वो इस केबल कार स्टेशन को पूरी तरह से कैप्चर कर लेगी और वहां की जितने भी कम्युनिकेशन लाइंस हैं उनको वो लोग डिस्कनेक्ट कर देंगे ताकि ये होटल पूरी दुनिया से अब डिस्कनेक्ट हो जाए। ये उन्होंने प्लान बनाया। अब 8 सितंबर को एलाइज ने अनाउंस कर दिया कि इटली कह रहा है कि वो हमारे साथ संधि करेगा। पब्लिकली ये बात अनाउंस हो गई। अब जर्मन जो लीडरशिप थी वो और डरी, क्योंकि उनको ये हो गया था कि अब इन्होंने संधि कर लिया, तो सबसे पहली चीज ये करेंगे कि मुसोलिनी को उठा के दे देंगे एलाइज को। तो हिटलर को और जो पूरी लीडरशिप थी जो मिशन पूरा प्लान करी थी, उनको और डर लगा कि हमको जल्दी से जल्दी अब मुसोलिनी को वहां से निकालना है। तो 12 सितंबर को रोम के पास से कुछ जर्मन ग्लाइडर्स टेक ऑफ किए। कुल मिला के 10 ग्लाइडर थे वो, और उन सारे ग्लाइडर्स के अंदर कुछ कुछ सोल्जर्स थे और उन सोल्जर्स के बीच में फोटोग्राफर्स भी थे। आप सोचिए इतना इंपॉर्टेंट रेस्क्यू मिशन हो रहा था पर उसमें फोटोग्राफर भी जा रहे थे, क्योंकि हिमलर का यह मानना था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन होने वाला है और हम इसकी फोटोज क्लिक करेंगे और लोगों को दिखाएंगे, बताने के लिए कि देखिए हमने कितने बड़े इंसान को रेस्क्यू किया। तो जो मिलिट्री लीडरशिप थी जर्मनी की, वो उनको ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि यार फोटोग्राफर को क्यों भेज रहे हैं इतने इंपॉर्टेंट मिशन पे। बट हिमलर ने कहा था, और हिमलर का तो भाई डायरेक्ट कनेक्शन था हिटलर के साथ, तो फोटोग्राफर इस मिशन पे गए। अब ये सारे जर्मन कमांडोज जब फाइनली पहुंचने लगे उस होटल के पास, तो वहां पहुंच के उन्होंने देखा, एक चीज देखी और उसकी वजह से उनका दिमाग खराब हो गया। वो ये था कि उन्होंने फोटोज में देखा था, जो उनके पास एयरप्लेन से उनको फोटोज मिली थी इस मिशन को प्लान करते समय, कि ये जो होटल है इसके बिल्कुल साइड में एक फ्लैट सा ग्राउंड है जहां पे अपने ग्लाइडर्स को लैंड करवाएंगे। बट यही प्रॉब्लम होती थी कि जब आप फोटोज लेते हो ऊपर से, तो वो अगर 2D फोटोज हैं, 3D फोटोज नहीं है, 3 डायमेंशनल नहीं है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो एक्चुअली जो आपको ऊपर से दिख रहा है वो फ्लैट है कि कैसा है।
तो जब वो वहां पहुंचे ग्लाइडर से, एक्चुअली देखा तो उन्होंने देखा कि वहां पे वो होटल से नजदीक एक है तो जगह, बट वो फ्लैट नहीं है, वो रॉकी है और वो स्लोप है। तो उन्होंने कहा कुछ और तो कर नहीं सकते, तो उन्होंने सारे ग्लाइडर लेके गए और सारे ग्लाइडर्स उन्होंने उसी जगह पे क्रैश लैंड करवाए। तो लैंडिंग के समय कुछ जर्मन कमांडोज को चोट लगी थी क्योंकि वो फ्लैट ग्राउंड नहीं था, बट कुछ भी करके ये जो कमांडोज हैं वो लैंड किए। और इनमें जब सबसे आगे चल रहा था ऑटो स्कोर्जेनी, जिसको जो एसएस का बंदा था, और उसको ये कंफर्म ये करना ही था कि मुझे जाके मुसोलिनी को पकड़ना है, मतलब उसको मैं रेस्क्यू करूंगा ताकि हमारी एक रेपुटेशन बने। तो ये बंदा यहां से अपने सोल्जर्स को लेके आगे गया और होटल के पास जब पहुंच गया, तब होटल के अंदर जो इटालियन मिलिट्री पुलिस थी, उन्होंने देखा कि ये तो यार जर्मन्स कहां से आ रहे हैं। तो वो सब रेडी हो गए अपनी गन्स लेके, और रेडी हो गए कि अब अगर इन्होंने फायर किया तो हम इस एरिया को डिफेंड करेंगे, और अगर अल्टीमेट बात पहुंची, एंड पे बात आ गई, तो वो मुसोलिनी को मारने वाले थे। यहां तक उन्होंने सोच लिया था। दूसरी तरफ जो ग्राउंड फोर्स थी वो नीचे लैंड कर गई थी केबल कार स्टेशन के पास, और वहां पे फायरिंग हुई, और जितनी वहां पे जो भी इटालियन फोर्सेस थी उनको उन्होंने सबड्यू कर दिया। और ये जो केबल कार स्टेशन था उसको जर्मन्स ने कैप्चर कर लिया। अब ये इनके हाथ में था, और अब उन्होंने इस पूरे जो केबल कार स्टेशन था उसका डिस्कनेक्ट कर दिए सारे कम्युनिकेशन लाइंस। तो अब वो जो होटल था वो इस केबल कार स्टेशन से बात नहीं कर सकता, और पूरी दुनिया से इसलिए बात नहीं कर सकता। तो अगर उनको किसी को हेल्प के लिए बुलाना है तो वो कुछ नहीं कर सकते थे। जब ये स्कोर्जेनी अपने सारे ट्रूप्स को लेके पहुंचा गेट के पास, तो जो इटालियंस थे वो रेडी हो गए फायर करने के लिए। तो इन्होंने जो प्लान किया था जर्मन्स ने, उन्होंने अपने सारे जर्मन कमांडोज के साथ एक इटालियन जनरल को भी भेजा था। तो जब वो इटालियन जनरल सामने आया और वो होटल के पास पहुंचा, तो उसने जोर से बोला अपने सारे डिफेंडर्स को कि कोई फायर मत करना, डोंट शूट। तो जो वहां पे इटालियन डिफेंडर्स थे उनको लगा कि यार ये हमको हमारा बंदा फायर करने से मना क्यों कर रहा है, ये तो जर्मन्स यहाँ पे कुछ मुसोलिनी को छुड़ाने के लिए आए, हमको तो इनको रोकना चाहिए। बट क्योंकि अब उनका जनरल था, उन्होंने ही मना किया इटालियन सोल्जर्स को, तो सारे सोल्जर्स ने अपने आर्म्स गिरा दिए, किसी ने फायर नहीं किया। और फिर स्कोर्जेनी गया मुसोलिनी के पास, उसने कहा कि भाई मुझे भेजा है हिटलर ने आपको यहां से निकालने के लिए। तो उस बंदे ने अपनी बुक में लिखा है कि मुसोलिनी एकदम इमोशनल हो गया और उसने कहा कि मुझे पता था कि हिटलर मेरा दोस्त है, मुझे वो बचाएगा ही बचाएगा। तो फिर हिटलर को स्कोर्जेनी बाहर लेके आया, और जो होटल से बाहर निकल रहा है वो उसकी फोटोज भी हैं, एक्चुअल फोटोज की, कैसे हिटलर के दोस्त मुसोलिनी को सारे कमांडोज लेके आ रहे हैं, साथ में इटालियन मिलिट्री पुलिस के लोग भी हैं। और आपको उस फोटो देख के पता चल जाएगा कि मुसोलिनी क्या खुश नजर आ रहा है, क्योंकि उसको अब रेस्क्यू कर लिया गया था। और इस फोटो को देख के ये इस बात का प्रूफ मिलता है कि इस मिशन पे फोटोग्राफर्स भी गए थे, क्योंकि उनको प्रोपेगेंडा फैलाना था कि ये देखिए इतनी इंपॉर्टेंट लीडर को उन्होंने रेस्क्यू किया, इतना डेयरिंग रेस्क्यू अटेम्प्ट। इस सब के बाद मुसोलिनी के लिए एक अलग से प्लेन लाया गया जिसका नाम था फिसलर F-156। उस प्लेन में इसको बैठाया गया। तो इसके साथ जो ऑटो स्कोर्जेनी था उसने कहा कि मुझे भी जाना है इसके साथ, जबकि उस प्लेन में वैसा वो बना नहीं, हल्का सा प्लेन होता है वो, और उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो इतने लोगों को बैठा के टेक ऑफ कर पाए। बट स्कोर्जेनी ने कहा कि मुझे तो इसके साथ जाना ही जाना है, क्योंकि हिटलर ने मुझे पर्सनली रिस्पॉन्सिबल किया था। और दूसरा एक एंगल ये भी कहते हैं हिस्टोरियंस की स्कोर्जेनी को इस बात का क्रेडिट लेना था, देखिए मैं इसको यहां से निकाल के लेके आया। तो स्कोर्जेनी भी उस प्लेन में बैठा, और जब वो प्लेन, क्योंकि वो जगह जहां से टेक ऑफ करना था ऐसा तो था नहीं कि बहुत बड़ा रनवे था, छोटी सी जगह थी, छोटी सी मतलब अनइवन सा ग्राउंड था। तो वहां पे उस प्लेन ने टेक ऑफ करने के लिए जब उसने दौड़ना शुरू किया और जब टेक ऑफ किया, तो लोगों को लगा ये प्लेन तो जाएगा, अब हमने मुसोलिनी को बचा लिया है, बट अब इस प्लेन में बैठ के ये प्लेन नीचे गिर जाएगा, क्योंकि इस प्लेन में उन्होंने ज्यादा वजन डाल दिया, ज्यादा लोग बैठ गए। बट लड़खड़ाते हुए प्लेन पहले नीचे गया और फिर उड़ के निकल गया वहां से। और इस प्रकार मुसोलिनी को उन्होंने इन पहाड़ों के बीच से निकाल के ले गए। जो बाकी जो वहां पे कमांडो की फोर्स थी, उनके पास तो जितने भी ग्लाइडर्स थे उन्होंने उन सारे ग्लाइडर्स को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि बाकी एनिमीज के हाथ में ना लगे। और सारे जो ग्राउंड फोर्सेज हैं, उन जो जर्मन फोर्सेज थी वो और जो इटालियन फोर्सेज थी वो सारे अब उतर के नीचे आ गए कि भाई चिड़िया तोड़ गई। मुसोलिनी को स्कोर्जेनी यहां से एक दूसरी जगह पे लेके गया और वहां पे उसको एक दूसरे एयरक्राफ्ट में बैठाया गया जो एक जर्मन बहुत ही तगड़ा बॉम्बर था, हाइंकल HE-111, उसमें उसको बैठाया गया और वहां से उसको लेके गए वो लोग वियना। और वियना में वो लोग उस दिन रुके रात में, और उसके बाद वापस वो वहां से चला और पहुंचा म्यूनिक। और 14 सितंबर साल 1943 को मुसोलिनी को लेके गए वो लोग हिटलर के हेडक्वार्टर्स वोल्फ लेयर में, रास्टेनबर्ग में, और हिटलर और मुसोलिनी की मुलाकात हुई। जब हिटलर ने मुसोलिनी को देखा
तो भाई वो एकदम हैरान हो गया, क्योंकि मुसोलिनी अब बिल्कुल चेंज हो गया था फिजिकली। वो बहुत पतला हो गया था और उसके शक्ल पे नजर आ रहा था कि ये बंदा अब हार चुका है। तो हिटलर को उस समय लगा कि यार ये बंदा कुछ काम भी आएगा कि नहीं। बट हिटलर का जो मेन मकसद था उसको निकालने का, वो ये था कि इटली पे उसकी पकड़ बनी रहे। इसीलिए अब हिटलर को जब उसने उसको यहाँ से बचा लिया, तो उसने फिर नॉर्दर्न इटली में एक नई पपट गवर्नमेंट बनाई जो हिटलर कंट्रोल कर रहा था, और उस गवर्नमेंट का लीडर बना मुसोलिनी। ये जो पूरी सरकार बनी, इसका नाम था इटालियन सोशलिस्ट रिपब्लिक। इस पार्टी का ये बंदा हेड बन गया मुसोलिनी, और अब ये सिर्फ वही चीजें कर रहा था जो हिटलर उसको कह रहा था। तो पूरी तरह हिटलर के हाथ की कठपुतली बन गया था मुसोलिनी। जब इस ऑपरेशन की सक्सेस की न्यूज दुनिया तक पहुंची, तो ऑब्वियसली जर्मन्स तो बहुत इस बात को बोस्ट कर रहे थे कि अब देखो हमने बचा लिया मुसोलिनी को, और पूरी एसएस जो है वो उसको पूरा प्रोपेगेंडा फैला रही थी। बहुत महीनों तक इस न्यूज को लोग बता रहे थे कि देखिए हमारे कैसे कमांडोज ने बचा लिया मुसोलिनी को। और ऑब्वियसली जब एलाइज की बात पता चली तो वो बहुत नाराज हुए, क्योंकि उनको लग रहा था कि इटालियंस को उन्होंने आर्मिस्टिस साइन कर लिया है तो मुसोलिनी तो उनके कस्टडी में आ जाएगा। तो चर्चिल ये कह रहा था कि यार ये इटालियंस किसी काम के नहीं है, इन्होंने एक बंदे को बचा के भी नहीं रख पाए। और एक्चुअली चर्चिल ने तारीफ की थी इस मिशन की कि इतना डेयरिंग मिशन, इतनी मुश्किल जगह से इन्होंने कैसे ग्लाइडर से अपने कमांडोज को वहां पे लैंड किया और यहां से निकाल के ले गए। इस पूरे मिशन की कामयाबी की जो सबसे ज्यादा क्रेडिट मिलता है वो ऑटो स्कोर्जेनी को मिलता है। बट बहुत विडंबना की बात है कि इस बंदे के लिए बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसे कहते हैं कि इसका जो रोल था इस पूरे ऑपरेशन में, उसको बहुत एग्जेजरेट किया जाता है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार था जनरल कर्ट स्टूडेंट का, और जो इस मिशन को जो ग्राउंड पे जो एग्जीक्यूशन कर रहे थे मेजर हैरल्ड मोर्स, उनका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान था। बट सारा क्रेडिट जो है ये इस ऑटो स्कोर्जेनी को मिल जाता है। वॉर खत्म होने के बाद इस बंदे ने 2 अपनी बुक्स भी लिखी, एक 1950 में, एक 1976 में, और उसमें इसने पूरा बताया कि कैसे कैसे मैंने कंट्रीब्यूट किया था इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो इस प्रकार मुसोलिनी को यहां तो बचा लिया गया, बट 1945 अप्रैल में उसको वापस कैप्चर किया गया, और इस बार उसका हशर कुछ और ही था। तो ये तो कहानी थी मुसोलिनी के रेस्क्यू की। अगर आपको वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पूरा डिटेल में जाना है तो मैंने एक सीरीज बनाई है जिसमें मैंने पूरा वर्ल्ड वॉर 2 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एपिसोड 1, 2, 3 करके पूरा डिटेल में कवर किया है। उस पूरी सीरीज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।